प्रिया राठौर आपके लिए आज का L4 क्लास 12th का लेकर आई हूँ। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था यानी कि इकोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर और जीव और समष्टि वाला क्लास 12th का, चलिए तो क्या क्या हमारा जो लेक्चर चैप्टर फ्लो है वो तो आपने देख ही लिया है। लेक्चर फ्लो में आज हम पढ़ेंगे मृदा और जल धारण क्षमता के बारे में, मृदा की, और अजैव कारकों की प्रति अनुक्रियाएं देखेंगे, क्या मृदा कैसे उनको इफेक्ट करती है और बहुत कुछ। चलिए तो शुरू करते हैं मृदा को। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अजैविक फैक्टर्स जो हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, वो हमने एक तो हमने तापक्रम पढ़ा, टेम्परेचर, उसके बाद हमने लाइट पढ़ा, प्रकाश, उसके बाद हमने जल पढ़ा, वाटर, और ये जो था वो है चौथा वाला एबायोटिक फैक्टर यानी कि सॉइल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा ही एबायोटिक फैक्टर वाला, तो आपको अच्छे से उसको करना है। वैसे इजी भी है, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत जो है लाइट या टेम्परेचर में आ रही होगी, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा इसमें कुछ है। अब पृथ्वी के चट्टानों के अपक्षय, आपको पता है सॉइल कैसे बनती है, सभी को पता है, सोशल स्टडी गोड गोड की पी हुई है आपने, है ना, गोड गोड की, गोड गोड। तो भाई सॉइल कैसे बनती है, तो हम ये कहते हैं कि चट्टानों में जो है अपक्षय होता है, अलग अलग प्रकार की चट्टानें होती है, अवसादी चट्टान है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स और ये वाली। तो इनमें क्या होता है, धीरे धीरे चट्टानें अपक्षय यानी कि डीजनरेट होती है। अब डीजनरेट कैसे होती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पानी के प्रेशर की वजह से डीजनरेट हो सकती है, और धूप की वजह से भी, लाइट की वजह से भी, टेम्परेचर की वजह से भी, किसी और कारण से भी क्या होती है, पहले वो टुकड़ों में विभाजित होती है, फिर बड़े बड़े पेबल्स बनाती है ना, स्टोन्स, पेबल्स, फिर उसके बाद सॉइल का निर्माण होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल वेदरिंग कहते हैं उसको इंग्लिश में, है ना, सॉइल के बनने की प्रक्रिया को। तो पृथ्वी के चट्टानों से बनने वाले भूपर्टी, भूपर्टी का मतलब क्रस्ट पर, जो अर्थ का, पहले भी आपको कहा, अर्थ का सबसे जो ऊपर वाला लेयर है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहलाती है, अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपर का उपजाऊ भाग मृदा कहलाता है ना। नीचे इसके क्या है, अगर हम अर्थ देखें तो जो ऊपर वाला है वही तो हमारी मृदा है, उसके नीचे तो फिर आपको पता है सॉइल के कंपोजिशंस भी आपने पढ़े होंगे, है ना। पहले ह्यूमस होती है सबसे नीची लेयर, फिर क्ले या सैंडी सॉइल आ जाती है, उसके बाद फिर बड़े पेबल्स आ जाते हैं, फिर पत्थरों का आकार और बढ़ता रहता है ना, रॉक्स वगैरह आ जाती है। तो लेयर होती है और सबसे ऊपर वाली को हम क्या कहते हैं, मृदा, जिसमें ह्यूमस होनी चाहिए। मृदा पौधे और जंतुओं का प्राकृतिक आवास है, सिंपल सी बात है। मृदा में खनिज, लवण, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, ह्यूमस, सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं। ये सारी चीजें पाई जाती है भाई, खनिज लवण है, मिनरल्स है उसमें, है ना, आयंस है, कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मटीरियल है, मृदा जल है, सॉइल वाटर जिसको कहते हैं, जिसको प्लांट अवशोषित करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, मृदा वायु है, एयर है, ठीक है, सॉइल के अंदर जो गैप होता है उसमें एयर भी होती है। ह्यूमस, जो भी मैंने कहा कि सॉइल का सबसे उपजाऊ पार्ट जो होता है वो ह्यूमस कहलाता है। किससे बना होता है ह्यूमस, तो हम कहते हैं ह्यूमस सड़े हुए पौधों और जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उनसे ह्यूमस का निर्माण होता है। सूक्ष्म जीव भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विभिन्न स्थानों की मृदा की प्रकृति व गुण भिन्न भिन्न होते हैं तथा निम्न पर निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए किस पे निर्भर करते हैं, सबसे पहला उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। देखो हर जगह की सॉइल अलग होती है, मृदा अलग होती है। हम अगर बात करें जहाँ पे बहुत ठंड रहती है तो वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, वहाँ की सॉइल अलग प्रकार की होती है, पीली सी और ज़्यादा कठोर टाइप की होती है। रेगिस्तान में आओ आप, राजस्थान, जहाँ पे बहुत कड़कड़ाती धूप है, थार का मरुस्थल ले लो, वहाँ पे जो सैंडी सॉइल मिलती है ना, धूला एकदम, जहाँ पे कुछ उगता भी नहीं है। फिर आप अगर साउथ साइड जाते हो, एमपी साइड, मतलब मध्य प्रदेश साइड जाते हो, तो हम वहाँ कहते हैं वहाँ पे नदियाँ वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ की जो सॉइल है वो उपजाऊ होती है ज़्यादा, कंपैरेटिव टू अगर हम राजस्थान या किसी और जगह से जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत से कंपेयर करें तो इस साइड की जो सॉइल है, नीचे वाले एरिया की, कोस्टल एरिया वाले साइड की उपजाऊ होती है। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, बहुत आपने सुना होगा, कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए, सोशल थोड़ी बहुत आपने पढ़ी है। तो क्लाइमेट पे जो है वो क्या है, डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, उसके हिसाब से वहाँ की सॉइल होती है। दूसरा, चट्टानों के अवक्षेप की प्रक्रिया, जिसको मैंने आपको कहा कि वेदरिंग ऑफ सॉइल कहते हैं।
ठीक है, क्या होता है वेदरिंग? सॉइल का बनना। तो अब सॉइल किस तरह से बन रही है, किस चट्टान से बन रही है, उससे भी सॉइल की क्वालिटी डिफाइन होती है ना। जैसे अवसादी चट्टानें अलग होती है, कायांतरण चट्टानें अलग होती है, सोशल में थोड़ा बहुत आपने, है ना। तो इनके अवक्षय से, जिस चट्टान से मिलकर बनी है उसके हिसाब से भी सॉइल का वैरायटी चेंज होता रहता है। इनके स्थानांतरण व अवसादी होने पर, ठीक है, इनके स्थानांतरण का मतलब ट्रांसपोर्ट, स्थानांतरण को ही यहाँ पे स्थानांतरण दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। स्थानांतरण का मतलब वही ट्रांसपोर्ट होना, कि सॉइल एक जगह पे नहीं रहती। देखो बारिश आती है, आपके आसपास भी अगर कोई खाली जगह है तो आपको पता है बारिश आती है तो सॉइल बह के चली जाती है। अब ये सॉइल बह के कहाँ जा रही है, तो वहां पे उस प्रकार की सॉइल मिलने लग जाएगी। तो सॉइल का भी मिक्सचर आपको मिलता है। कई बार अगर आप देखोगे तो किसी पर्टिकुलर एरिया में सॉइल उपजाऊ होती है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे अगर आप जाओगे तो सॉइल जो है वो बंजर टाइप की मिट्टी मिलने लग जाती है ना। खारापन, लवण ज्यादा होंगे, सैलिनिटी ज्यादा होगी, इस टाइप की सॉइल भी मिलती है। तो सॉइल कहाँ से आ रही है और उसका सेडेंटरी कैसे हो रहा है, यानी कि वही अवक्षेपण कैसे हो रहा है, किस जगह से वो मिल रही है, इस पे भी डिपेंड करता है। मृदा के विकास होने की प्रक्रिया पर, मृदा मैंने कहा सिर्फ चट्टानों से मृदा नहीं बनती, उसमें जब तक ह्यूमस नहीं आएगी तब तक हम उसको मृदा नहीं कह सकते, है ना। ह्यूमस क्या होता है अभी बताया, तब तक उसको मृदा नहीं कह सकते। तो उसके बाद भी देखो सॉइल जो बनती है, मैंने कहा पहले चट्टानें टूटेगी, बड़े बड़े पत्थर बनेंगे, बड़े पत्थरों से फिर स्टोन्स बनेंगे, स्टोन से फिर पेबल बनेंगे, पेबल से फिर स्लिट बनेगी, जो कंक्रीट वाली जो आपकी रेत आती है, फिर स्लिट से फिर सॉइल बनती है, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल, अलग अलग प्रकार की सॉइल। तो इसका विकास होने की प्रक्रिया कैसी रही है, इस पे भी सॉइल का प्रकार डिपेंड करता है। अब सॉइल जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, जल धारण क्षमता के आधार पर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे जो सोशल का टॉपिक है आपको पता होगा। सॉइल हम जनरली कहते हैं कि हमारे पास एक तो सैंडी सॉइल होती है, एक क्लेई सॉइल होती है, एक हम कहते हैं सिल्ट्स होती है, एक कोर्स सॉइल भी होती है, कोर्स सॉइल भी होती है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल और आपने काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब पड़ा हुआ। तो ये सब जो है मेनली हम जो सॉइल को बांटते हैं वो किस में बांटते हैं, या तो सैंडी में या क्लेई में और स्लिट्स में, ठीक है। सबसे पहले है मृदा का एक प्रमुख गुण, मृदा में पानी के नीचे रसने, यानी कि परकोलेशन। परकोलेशन क्या है आपको पता है, पानी जब मिट्टी पे गिरता है तो नीचे जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, परकोलेशन, यानी कि रिसना। तथा जल धारण क्षमता की निर्धारण मृदा के संगठन, कणों के आकार व पुंजन पर निर्भर करती है। अब ये किस पे निर्भर करता है कि जो सॉइल आप ले रहे हैं उसका पार्टिकल कितना बड़ा है, उसका कण कितना बड़ा है छोटा है, ठीक है, उसमें गैप कितना है, उसमें एयर कितनी है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे बलुई मिट्टी जिसको हम कहते हैं सैंडी सॉइल के कण बड़े आकार के होते हैं और यह पौधे के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है? अगर आपका आकार सॉइल का बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पानी को बहुत कम अवशोषित करते हैं। जितना सॉइल का आकार बड़ा होगा वो पानी को उतना कम अवशोषित करती है, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी तेजी से व इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। भाई बड़े हैं तो भाई बिल्कुल जल्दी से नीचे चला जाएगा, और जल्दी से नीचे चला जाएगा तो सॉइल के पार्टिकल क्योंकि बड़े हैं तो उनको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो उसको अवशोषित कर सके, है ना, अब्जॉर्ब कर सके, तो बिल्कुल जल्दी से नीचे चला जाएगा। तेजी से रिस जाता है या रिसता है, बहुत जल्दी नीचे चला जाता है तो सॉइल उसको अवशोषित नहीं कर पाती, इसलिए इनकी जल धारण क्षमता जो है वो बहुत कम हो जाती है। दूसरी है चिकनी मिट्टी जिसको क्लेई सॉइल कहते हैं, में कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, अंत पानी आसानी से नहीं रिसता, है ना, इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, मान लो ऐसे हैं, तो जो पानी जा रहा है वो बहुत धीरे 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 ऐसे घूम घूम के जा रहा है। अब घूम घूम के जाता है तो सॉइल को टाइम मिल जाता है, पानी धीरे धीरे जाता है कि वो अच्छे से उसको अवशोषित कर पाए, तो इसकी जल धारण क्षमता जो कैसी होती है, अधिक होती है। उसके बाद है लोमी सॉइल। यह मिट्टी भी पौधों में अधिक उपयोगी होती है, जिसको दोमट मिट्टी कहते हैं, जो बलुई मिट्टी व चिकनी मिट्टी को मिलने से बनती है। अब इसकी बीज की है
है ना, मिडिल है, ना तो ज्यादा सैंडी है और ना ज्यादा क्लेई है, दोनों का मिक्सचर है। तो भाई ना तो पानी बहुत जल्दी रिसेगा और ना ही पानी उतना स्लोली जाएगा। तो ये सबसे अच्छी सॉइल होती है क्योंकि इसमें क्या होगा, जल धारण क्षमता बहुत अधिक होगी। बलुई मिट्टी का मिक्सचर है ये, और की जल धारण क्षमता पौधों के लिए उपयुक्त होती है। तो सबसे, अगर आपको पूछ ले सबसे अच्छी सॉइल कौन सी है प्लांट के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, लोमी सॉइल या दोमट। इसमें ह्यूमस भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अतः यह उपजाऊ होती है। ठीक है, सोशल का पार्ट है सारा। मृदा के यह गुण व अन्य मापदंड जैसे पीएच, खनिज की उपस्थिति, स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी, किस क्षेत्र की वनस्पति के निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सॉइल रहेगी तो प्लांट उगेंगे तो भाई क्रॉप अच्छी होगी, फसलें अच्छी होगी, धान अच्छा मिलेगा। तो सॉइल जैसे हमारे लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे लिए सॉइल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सॉइल की पीएच कितनी होनी चाहिए, उसका मिनरल्स कितने होने चाहिए, उसमें सैलिनिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना उसके अंदर पर्टिकुलर प्लांट नहीं उगेंगे। क्योंकि आपको पता है हर प्लांट की बेसिक नीड्स अलग होती है, किसी को सोडियम ज़्यादा चाहिए, किसी को पोटेशियम ज़्यादा चाहिए, किसी को फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए। तो उस हिसाब से जैसी सॉइल होगी उस हिसाब से वहाँ की स्थलाकृति होगी, है ना। रेगिस्तान रहेगा, साउथ साइड रहेगी, हरियाली ही हरियाली। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सॉइल और उसके आसपास के एनवायरनमेंट को बनाने में हेल्प करती है, टोपोग्राफी को। अब है अजैव कारकों के प्रति अनुक्रिया। ये पूरा आज नहीं हो पाएगा, इसका एक टॉपिक छोटा सा रिलेटेड हम कल पढ़ेंगे। अब क्या है, हमने पढ़ लिए कि हमने टेम्परेचर डिस्कस कर लिया, हमने लाइट डिस्कस कर ली, हमने वाटर डिस्कस कर लिया, हमने सॉइल डिस्कस कर लिया। ये तो हो गए अजैविक फैक्टर की अपनी कहानियां। लेकिन हम कह रहे हैं कि पर्यावरण क्या है, जो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी है अजैविक कारकों और जैविक कारकों के मध्य क्रिया। तो भाई आपने तो सिर्फ अजैविक वालों की कहानी सुनी, अभी जैविक उससे कैसे रिएक्ट करते हैं ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो उन दोनों का रिस्पॉन्स आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या रिस्पॉन्स देते हैं अजैविक कारक जब एनवायरनमेंट में रहते हैं, जब इकोलॉजी के अंदर रहते हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है हम पे, या हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है उन पे, ये दोनों डिस्कस करना है। अनेक आवासों में अजैविक परिस्थितियां समय के साथ गंभीर रूप से परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चेंज होता रहता है भाई, आपको पता है इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं रहता, कभी बहुत गर्मी पड़ रही है तो कभी एकदम से ठंड हो जाती है, बारिश हो जाती है, चेंज होता रहता है। जैसे एक मौसम में तापमान का लगभग 0 होना और दूसरे में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाना, अथवा जल की लवणता में परिवर्तन होना। एक जगह बर्फ जम रही है, माइनस पे टेम्परेचर चल रहा है, इधर आ जाओ आप, तो यहाँ पे भाई 45-50 डिग्री टेम्परेचर सहन नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है भयानक। दूसरा, एक तरफ मीठा जल मिल रहा है, नदियां बह रही है, साउथ साइड जाओ नदियां ही नदियां आपको मिलेगी, है ना। और दूसरा, आप समुद्री इलाके में चले जाओ जहाँ खारा पानी मिल रहा है, मीठे पानी की बहुत किल्लत है। आप में भी कभी नोटिस किया होगा कि कई लोग बोरिंग करवाते हैं अपने घर के अंदर, तो वही खारा पानी निकलता है ना। तो ये सारी क्या है, एक जैसा नहीं रहता, परिस्थितियां जो हैं वो चेंज होती रहती है। जीवों को अपनी जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए आंतरिक पर्यावरण में एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसके हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, जितने भी लिविंग थिंग है। और उसके लिए हमने लाइट में हमने पढ़ा था कि एक होते हैं टेम्परेचर में हमने पढ़ा था कि एक यूरी थर्मल होते हैं जो आसपास के टेम्परेचर की एक मैक्सिमम रेंज को सहन कर पाते हैं, है ना, सहन कर पाते हैं ये। और एक होते हैं स्टेनोथर्मल जो लिमिटेड एरिया को ही सहन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से ही चेंज होता रहता है। अगर टेम्परेचर माइनस में चला गया तो वो अपना माइनस थोड़ी ना कर देंगे, उनको एक लिमिट है उनकी कि भाई वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से कुछ ही लिमिट तक अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते हैं, वो आते हैं स्टेनोथर्मल में।
स्तनी मैमल्स जो होते हैं वो यूरीथर्मल होते हैं जैसे कि हम, जबकि स्टेनोथर्मल में रेप्टाइल्स वगैरह आते हैं। ये बात हम कर चुके हैं। ऐसे ही हमने लवणीयता के बारे में पढ़ा था, तो हमने यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन के बारे में पढ़ा था जो चेंज कर पाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण के हिसाब से अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो चेंजेस हैं वो कैसे होंगे, अब ये चेंजेस ऐसे होंगे कि ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि जो ये है स्टेनोथर्मल है वो बाहर के हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, बाहर गर्मी हो तो अपनी बॉडी को गर्म कर लेते हैं, बाहर ठंड हो तो अपनी बॉडी को ठंडा कर लेते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि बाहर जो है 60 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 100 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है तो उनका भी 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो हर एनिमल या लिविंग थिंग अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में रख के रखता है। स्टेबल का मीनिंग यहाँ पे है साम्य अवस्था। केमिस्ट्री में पढ़ते हो कभी, इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं। साम्य अवस्था है ना, इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं कि भाई बैलेंस रखना है, बिल्कुल ऐसे बोलूं तो एक बैलेंस रखना है हमें हमारी बॉडी का। अब ये बैलेंस रखने के लिए हम में बहुत सारी क्रियाएं पाई जाती है, जैसे कुछ क्रियाएं मैंने आपको फिश वाले में बताई थी, है ना, कि फिश क्या करती है, अगर आपको उसको फ्रेश वाटर से मरीन में डाल दो तो वो कैसे एक्टिव एटीपी यूज करके अपने मिनरल्स को कंट्रोल करेगी। तो इसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था और इसको बोलते हैं हम हीमियोस्टेटिक, ठीक है, इंग्लिश में। जीवन की संतुलन अवस्था में एक स्वतः नियमन करने वाली यानी कि सेल्फ रेगुलेटिव प्रक्रिया होती है। इस स्वतः नियमन करने वाली तंत्रों को सामान्य अवस्था में साम्य अवस्था कहते हैं। मैम का भी क्या है, कभी कभी हाथ पैर और दिमाग सही से काम नहीं करता, दिमाग कुछ और बोल रहा होता है। साम्य अवस्था जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं होमियोस्टेबल या होमियोस्टैटिक भी बोलते हैं, ठीक है, होमियोस्टैटिक, होमियोस्टैटिक्स, उसका मतलब भी यही है, साम्य अवस्था बनाए रखना। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारी प्रक्रियाओं को नियमन करने के लिए स्वतः, और कोई नहीं करेगा, हम हमारी स्वतः करेंगे, अंदर से, बॉडी के अंदर से करेंगे, ठीक है। तो साम्य अवस्था में बनाए रखते हैं। अजैव कारकों में अत्यधिक बदलाव होने पर जीव निम्न प्रकार से प्रभावित हो सकता है। बाहरी पर्यावरण में तापमान के अत्यधिक बढ़ने पर शरीर का आंतरिक ताप भी बढ़ जाता है, ठीक है। इससे अत्यधिक जल हानि हो जाती है। कैसे कंट्रोल करते हैं, तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जब हम, जैसे कि हम क्या है, हम यूरीथर्मल है, हम दूसरे मैनर में हमको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम होमो थर्मल भी कहलाते हैं हम, क्योंकि हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखते हैं। बाहर कितना भी टेम्परेचर चल रहा हो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें क्या करना है, 37 डिग्री रखना है तो रखना है। और हम इन द सेंस कि जितने भी मैमल हैं, जितने भी हायर कैटेगरी के एनिमल है, जैसे बर्ड्स है ना, पक्षी, ये तो भाई हम बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ इंसान, पक्षी है जैसे, है ना, मैमल्स हैं, मेमेलिया के जो मेंबर हैं, ये सब कैसे होते हैं, समतापी होते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। होमोथर्मल होते हैं ये, है ना, टेम्परेचर इनका मेंटेन रहता है चाहे बाहर कितना भी टेम्परेचर चल रहा हो। तो अब ये ऐसी सिचुएशन आ गई कि मान लो बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी हो रही है, तो क्या होता है गर्मी में, आपको क्या होता है गर्मी के अंदर, पसीने आते हैं, आते हैं। वो पसीने क्यों आ रहे हैं, ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री बना रहे, बाहर की तरफ 55 ना हो जाए। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीती है। पानी एक ठंडक का काम करता है, आपको पता है, ऑस्मो रेगुलेटर होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ज्यादा से ज्यादा प्यास लगती है, पानी पीते हैं तो पसीना निकलता है। अब पसीना निकलता है तो क्या है, ये तो भाई केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। भाई कोई भी चीज, जल है हमारी बॉडी में, बायोलॉजी से केमिस्ट्री में पहुंच गई मैं, जल है हमारी बॉडी के अंदर, 9th में पढ़ लिया होगा वैसे आपने ये चीज। तो जल लिक्विड है, ठीक है। जब जल जो है पसीने के रूप में बाहर निकलता है, तो पसीना क्या निकलता है, वो तो हमें बाद में बूंदों के रूप में दिखाई देता है, पहले तो वो वेपर बन के बाहर आता है ना। जल से क्या होती है, वाष्प बनती है
वाष्प के रूप में हमारा पसीना निकलता है, वो तो फिर बाहर के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके वापस वो संघनित होके पसीने की बूंदें बन जाती है, लेकिन पहले जल वाष्प बन के बाहर निकलता है पसीने की फॉर्म में। तो ये जो पसीना है ये क्या है, वाष्प है। और आपने एक चीज पढ़ी होगी गुप्त ऊष्मा केमिस्ट्री के अंदर, है ना, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। क्या होती है गुप्त ऊष्मा? कि जो पानी होता है वो पानी एनर्जी लेके, ऊर्जा लेके वाष्प में परिवर्तित होता है। आपको पता है वाष्प की ऊर्जा ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू लिक्विड के, है ना। गैस में एनर्जी ज्यादा है कंपैरेटिव टू लिक्विड। तो भाई जल को अगर वाष्प बनना है तो उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी लेगा कहाँ? बॉडी में क्या है, बॉडी में जो हीट बन रही है बाहर के टेम्परेचर की वजह से, वहां से वो ऊष्मा लेके, हीट लेके जल को यानी पसीने में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको हीट ली, वो हीट कहाँ से ली? आपकी बॉडी के ब्लड से, और जैसे ही ब्लड से हीट ली तो आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा जिसको आप कहते हैं, है ना, जल से वाष्प बन गया। लेकिन ये हीट कहाँ से ली? इसको वाष्प बनने के लिए जो हीट चाहिए वो तो भाई बॉडी से ली होगी ना, इसने बॉडी से ली है। और इसीलिए हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री, जितना बाहर ज्यादा टेम्परेचर उतनी बॉडी के अंदर हीट आ रही है, गर्मी लग रही है, और गर्मी लग रही है तो उतना ही हमारा पानी जो है पसीने की फॉर्म में बन बन के बाहर निकल रहा है। एक तो ये, एक और तरीका होता है, हम क्या करते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को भी कंट्रोल करते हैं। हम जो क्या करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो थोड़ी सी फैल जाती है। फैल इन द सेंस ये नहीं कि 5 से 10 सेंटीमीटर हो गई, है ना, या 2 मिमी से 4 मिमी हो गई, 2 से 2.5 हो गई, 2.1 हो गई, इस तरह से। तो ब्लड वेसल्स जब फैल जाएंगी तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है, और ब्लड ये क्या करेगा, जितनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स फैलेंगी उतना ब्लड बाहर यानी कि बॉडी के या एयर के कांटेक्ट में आएगा। स्किन के नीचे ही ब्लड है ना, तो ब्लड एक्चुअली में तो क्या हो रहा है, टच में तो आएगा ना, बाहरी स्किन के टच में आएगा उतना ज़्यादा। तो वो जितना ज़्यादा कांटेक्ट में आता है उतना ही उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता रहता है। जितना सरफेस एरिया उसको मिलेगा उतना वो क्या करेगा, ठंडा होता जाएगा। तो दोनों चीज़ें हैं, अलग अलग तरह से काम करती है। इसमें अत्यधिक जल हानि हो जा सकती है। पानी की कमी अर्थात शरीर द्रवों में अत्यधिक सांद्रता से शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं विपरीत रूप से प्रभावित होती है। ऐसे ही आपको टॉयलेट कम आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी से वैसे ही पानी जा रहा है, तो टॉयलेट जो है वो बहुत ही सांद्र आती है ना, सांद्र मतलब कंसंट्रेट आती है, बहुत ही येलोइश आप देखते होंगे होती है। जबकि सर्दियों में टॉयलेट बार बार आता है क्योंकि कम करना होता है हमें टेम्परेचर। बड़ा ताप एंजाइमों का विकृतीकरण करता है। ये तो हम पहले ताप वाले में भी पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर वाले में, कि हमारे प्रोटीन्स और वो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही क्या करते हैं भाई, रेंज है उनकी टेम्परेचर की, उससे ऊपर या नीचे जाएंगे तो डी नेचर हो जाएंगे, विकृतीकरण हो जाएगा उनका। ठीक है, तो जीव के लिए ये घातक हो सकता है। इसी प्रकार तापमान बहुत कम होने पर एंजाइमों की सक्रियता कम कर सभी कार्य की क्रियाओं को मंद कर देता है। ठीक है, जो वो शीत निद्रा में चले जाते हैं, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन में जो जा रहे हैं, ठीक है, हाइबरनेशन में जा रहे हैं, वो क्या करें, मैंने आपको कहा था वो इनएक्टिव से हो जाते हैं, अपनी शारीरिक क्रियाओं को बिल्कुल कम कर देते हैं। तो जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उनको क्या कर देंगे, बिल्कुल कम सा कर देंगे, बाहर निकलना ही नहीं है, बिल्कुल काम, है ना, एक तरह से समाधि में चले जाएंगे, कुछ हिलना डुलना नहीं है, बिल के अंदर पड़े रहना है, ताकि बाहर जाना नहीं पड़े। बॉडी में पहले से जो खाया पिया है वो जब तक हमारी शीत निंदा पूरी नहीं हो जाती, मतलब वापस नॉर्मल टेम्परेचर नहीं हो जाता, तब तक वहाँ बिल के अंदर घुसे रहना है। ठीक है, जीव अपने आंतरिक पर्यावरण का संतुलन व साम्यावस्था बनाए रखने के लिए निम्न प्रमुख रणनीतियां अपनाता है। अब ये रणनीतियों के नाम देख लो, पढ़ेंगे हम इसको नेक्स्ट उसके अंदर। ठीक है, क्या रणनीतियां अपनाता है, तो पहला तो ये क्या करता है, संतुलन करता है। दूसरा हम कहते हैं ये नियमन करते हैं। एक है प्रवास, माइग्रेशन। ठीक है, इसके लिए आपके एक एनसीईआरटी में वो एक बना हुआ भी है पिक्चर, वो भी हम कल देखेंगे, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पार्श्विक नियमन भी लिखा हुआ है एक एनसीईआरटी के अंदर, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या है कैसे है।
कुछ थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया पसीना वसीना के थ्रू, वैसा ही कुछ इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसको ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए